आप देख रहे हैं हमारी पेशकश हमार बिहार प्रगति के पथ पर और इस सेशन में हमारे बहुत ही खास मेहमान हैं कांग्रेस के राज्यसभा सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री अखिलेश प्रसाद सिंह साहब। आपका बहुत धन्यवाद और अभिनंदन न्यूज नेशन के मंच पर। जानेंगे कांग्रेस के प्रोस्पेक्ट्स बिहार में क्या है, महागठबंधन में कांग्रेस अपने को कहां पाता है, राहुल गांधी के वोटर अधिकार यात्रा से कितना फर्क पड़ा है और क्या आने वाले भविष्य में कांग्रेस ऐसा सोचती है कि एकला चलो के नारे पर वो आगे बिहार में बढ़ सकती है अगर उसे अपना संगठन खड़ा करना है। और मेरे साथ मेरे सहयोगी मोहित भी होंगे इस परिचर्चा में। बहुत धन्यवाद पहले तो आपके लिए। नहीं, आप सबों का धन्यवाद। तो आपको कैसा लग रहा है, मतलब कांग्रेस का प्रोस्पेक्ट कैसा लग रहा है महागठबंधन में? पहले जो आपने लिखा है बिहार प्रगति के पथ पर जी। तो बिहार तो लगातार पिछड़ता जा रहा है। बिहार जब देश आजाद हुआ था, श्री बाबू के नेतृत्व में बिहार वाज द बेस्ट एडमिनिस्ट्रेड स्टेट इन द कंट्री। आपको अगर पीछे जाइएगा तो पहली पंचवर्षीय योजना, दूसरी पंचवर्षीय योजना में मैं सब जगह ये बात कहता हूँ कि चीनी मिलें प्रायः हर जिले में बिहार में हुआ करती थी और अकेले बिहार देश के नेशनल किटी को 27% चीनी देने का काम करता था, जो आज डबल इंजन में घट के 2% से भी नीचे चला गया और प्रायः सभी चीनी मिल के चिमनी से धुआं निकलना बंद हो गया। तो प्रगति नहीं हुआ है, हम लोग पीछे जा रहे हैं। और ये तो पीछे की बात बता दिया। एक मोहित जी कभी कभी मेरे घर आते हैं 11 ताल कटोरा रोड, जहां मैं रहता हूं दिल्ली में। वहां से 100 गज की दूरी पर है नीति आयोग, जो पहले प्लानिंग कमीशन हुआ करता था कांग्रेस के जमाने में। तो नीति आयोग का जो पिछले तिमाही का रिपोर्ट है, जो समीक्षात्मक रिपोर्ट पेश करती है डिफरेंट स्टेट्स का, उसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन के मामले में बिहार 28 बड़े राज्यों में 28वें स्थान पर। हिस्टोरिकली पीछे? हिस्टोरिकली नहीं पीछे है, इसलिए पहले हिस्ट्री तो मैं बता दिया कि 27% चीनी पैदा करता था, जो आज 2% से नीचे चला गया। और उसी जमाने में अगर बात करिएगा तो इंडस्ट्री का जाल बिछा हुआ था। हटिया का कारखाना, रांची का, बोकारो में स्टील का कारखाना, सिंदरी का कारखाना, सब जगह कोई ऐसा जगह नहीं था। बेगूसराय में फर्टिलाइजर का कारखाना, पावर इंडस्ट्री, ये सब पहले पब्लिक सेक्टर इन्वेस्टमेंट बिहार में 2-3 जो बड़े राज्य हैं उसमें एक बिहार भी हुआ करता था। लेकिन आज वही 28 बड़े राज्यों में 28वें स्थान पे चला गया। शिक्षा का बड़ा केंद्र हुआ करता था बिहार। अगर हिस्टोरिकली जानिएगा, समझिएगा, अगर आप बिहार को थोड़ा बहुत भी समझते होंगे, ये समझते होंगे, बिहार के बगल के रहने वाले हैं, तो बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय हुआ करता था, जिसमें पूरे दुनिया भर के छात्र पढ़ने आते थे। और आज सबसे ज्यादा पलायन छात्रों का ही यहाँ से हो रहा है। जो थोड़ा वेल ऑफ हैं, जो फैमिली थोड़ा सा भी अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए चिंतित है, वो अपने बच्चों को स्कूली शिक्षा के लिए या उच्च शिक्षा के लिए बाहर भेज रहा है। तो एजुकेशन सेक्टर में भी, चाहे प्राथमिक शिक्षा हो, माध्यमिक शिक्षा हो, उच्च शिक्षा हो, उसमें भी 28 बड़े राज्यों में हम 28वें स्थान पर खिसक के चले गए। सारी बातें सही मान रहा हूं जो आप कह रहे हैं, तो फिर वो वोट में रिफ्लेक्ट क्यों नहीं होता? मतलब 2005 से 2025 तक इतना सब कुछ हो गया और फिर भी जनता आपको अपने साथ नहीं ले रही है। फिर इसका क्या मतलब है? या तो आप पब्लिक को कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे कि साहब ये खामियां हैं और हम इसको सुधारेंगे, हमें वोट दीजिए। भाई आप तो मतलब बेस्ट वकील बन रहे हैं वर्स्ट केस के। पहले मेरी बात आप सुने नहीं, पहले आप मेरी बात सुने नहीं, फिर स्वास्थ्य सेवा में भी 28 बड़े राज्यों में 28वें स्थान पर बिहार चला गया। आप जो टाइटल लिखा है, मैं नीचे से जो देख पाया उस पे मैं बोल रहा था। अब आपका जो सवाल है करिए ना, कांग्रेस के बारे में, महागठबंधन के बारे में, एनडीए के बारे में। अभी तो बिहार को जो प्रगति पर आप ले जा रहे थे, ले गए थे, मैं उसकी चर्चा प्रारंभ किया और वहां आपको मैं जवाब दे रहा था। तो अब आप बिहार, ठीक है, अब मैं ये जानना चाहता हूं कि अगर बिहार प्रगति के पथ पे नहीं है तो 2005 से लेकर 2020 तक लगातार क्यों जीत रहे हैं नीतीश कुमार? झूठ बोल के जीत रहे हैं। 2015 में प्रधानमंत्री जी
आए थे या उसके पहले ही चले जाइए, किस तरह का झूठ परोसा जाता है बिहार और बिहारियों के सामने। बिहार का जब बंटवारा हो रहा था 2000 में, उस समय मैं बिहार विधानसभा में काम करता था एमएलए के रूप में, और जिस समय बंटवारे के बिल पे बहस हो रहा था तो जो तत्कालीन गृह मंत्री थे एल.के. आडवाणी जी, जो अभी उस साइड चले गए हैं सलाहकार मंडली में, उन्होंने भाषण देते हुए उस बिल पर कहा था कि बिहार को हम हरियाणा और पंजाब बनाएंगे, बिहार को 1,80,000 करोड़ का पैकेज देंगे। ये उन्होंने कहा था, निकाल के आप देख लीजिएगा, आप तो इस फोन में जरा सा टाइप करिएगा सब आ जाएगा। तो वहां से बिहार की दुर्गति की कहानी शुरू होती है। बिहार को नहीं मिला पैकेज। 2000 के आसपास की बात होगी। 2000 की ही बात है। झारखंड से अलग हो रहा था। हाँ, झारखंड अलग हो रहा था बिहार से। हाँ बिल्कुल। मैं उस समय मंत्री था, दोनों झारखंड और बिहार दोनों का स्वास्थ्य राज्य मंत्री था मैं यहाँ, मेरे शुरुआती दिनों में, तो इसलिए मुझे अच्छी तरह से याद है। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, मोदी जी प्रधानमंत्री बने 2014 में, और 2015 में मोतिहारी गए थे। लेकिन आप एक टेन्योर भूल गए, एल.के. आडवाणी जी तो 2004 तक थे, 2004 से 2014 तक तो मनमोहन सिंह थे, और यहाँ लालू प्रसाद यादव भी रहे 2005 में। 2005 में सरकार बदल गई। सरकार बदलने से क्या होता भाई, जनता तो सबकी है, सरकार किसी की भी हो। 10 साल तो आपका भी कार्यकाल था ना। तो छोटा सा करेक्शन किया, आप बिगड़ क्यों रहे हैं? नहीं, मैं बिगड़ नहीं रहा हूँ। ये कहा सर, मैं बिगड़ नहीं रहा। देखिए आपने देखिए आपने स्मार्टली क्या किया। तो मैं स्मार्ट हूं, तो उसको आप ऐसे ये कर सकते हैं। आपने 2004 से आडवाणी जी से सीधे आप मोदी जी पे ले आए। 10 साल सर आपके पास भी थे। नहीं, वो उसमें क्या हुआ वो भी मैं बता देता हूँ सर। अगर आप पहले वो कहानी सुनना चाहते हैं तो मैं बताता हूँ। उस समय भी मैं भारत सरकार का मनमोहन सिंह जी के मंत्रालय जो मंत्रिमंडल था उसका हिस्सा था, और मैं कृषि और खाद्य महकमे का काम देखता था। अगर फिर आप इतिहास में जाइएगा तो देश की आज़ादी के बाद पहली पंचवर्षीय योजना से 12वीं पंचवर्षीय योजना जब ये सरकार आई थी, तब तक कभी भी जो किसानों का एमएसपी था 10 रुपया, 20 रुपया, मैक्सिमम 50 रुपया तक बढ़ा करता था। और मुझे अच्छी तरह से याद है, जब मंत्री बनता है बिहार में, यूपी में, तो लोग अभिनंदन करते हैं कि कितना क्या हो गए हम। तो हम अपने क्षेत्र में थे, कहीं कहीं अभिनंदन का कार्यक्रम चल रहा था, पीएमओ से फोन आया कि किसान संगठन के लोगों से मनमोहन सिंह जी की फलां डेट पर मीटिंग है, इतना बजे तक आपको पहुंचना है। मैं जब वहां गया तो 100 किसान संगठन के बड़े बड़े नेता, उसमें शरद पवार जी मंत्री थे, चूंकि कृषि को ज्यादा अच्छा से जानते थे, जितना जिंदा लोग हैं उसमें सबसे ज्यादा अगर कोई जानता है इस देश में तो शरद पवार जी जानते थे। और वहां उस चर्चा से ये निकला कि जो किसान आत्महत्या कर रहे हैं उसका वजह है कर्ज का जो बोझ है वो, और एमएसपी की चर्चा हुई कि सबका बदलाव ये बढ़ता जाता है, किसानों के उपज का दाम क्यों नहीं बढ़ता है।